खुद ठाकरे की परेशानी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में शिखर शून्य पर पहुंच चुके हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दीवार फिल्म का डायलॉग था, मेरे पास मां है। उद्धव भी कुछ वैसे ही सियासी डायलॉग मार रहे हैं। मेरा नाम बाला साहेब उद्धव ठाकरे है। मेरे पास मेरा सरनेम है, मेरे पास मातोश्री है, मेरे पास महाराष्ट्र की जनता है। लेकिन क्या सिर्फ ठाकरे सरनेम होने से उद्धव महाराष्ट्र की जनता का भरोसा जीत पाएंगे? महाराष्ट्र के सियासी महाभारत पर देखते हैं फुल पॉलिटिकल ये रिपोर्ट। शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। हिंदुत्व नक्कीच आम्ही हिंदुत्व काय सोडलं। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत मचा हुआ है। नाम और पहचान की लड़ाई अब कब्जे में बदल रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। डायलॉग बाजी हो रही है, चुनौतियां दी जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। त्यांनी शिवसेना नाव सोडलं तरी ठाकरे नाव नाही सोडू शकत। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। पार्टी नाम और निशान छिन जाने से आज उद्धव ठाकरे यंग एंग्री मैन अवतार में नजर आए। हे मी परवाच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी पक्षाचं नाव आणि चिन्ह जरी चोरलं किंवा चोरण्याचा प्रयत्न जरी केलेला असला आणि त्याला मी तर मगाशी माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हा पूर्वनियोजित कट होता आणि आहे। पण आता आपण जे म्हणालात की त्यांनी शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत। त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाहीत। जिसकी एक हुंकार पर पूरा महाराष्ट्र हिल जाता था, आज उसके पास सिर्फ सरनेम बचा है, ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में अपनी सियासी पहचान ढूंढ रहे हैं। पिता से विरासत में मिली सियासत गंवाने के बाद अब अपनी बची खुची पहचान ठाकरे के सहारे फिर से नई पहचान बनाने और सत्ता में वापसी के दावे कर रहे हैं। लेकिन ठाकरे के नाम पर क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? सियासी पहचान वापस पाने के लिए क्या है उद्धव ठाकरे का गेम प्लान? चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, अमित शाह को बदनाम करो, शिंदे पर सिंबल चोरी का आरोप लगाओ, मोदी के नाम पर लोगों को डराओ। उद्धव ठाकरे जानते हैं अगर सियासी पहचान बचाए रखनी है तो फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। उद्धव ठाकरे का डायलॉग नंबर 1, नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का डायलॉग नंबर 2, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे का डायलॉग नंबर 3, कल कोई आया था पूना में, कहते हैं उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगान वो खुश हुआ। मोगान वो है। उद्धव ठाकरे का डायलॉग नंबर 4,
परिस्थिती त्यांनी शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केलाय. ही परिस्थिती उद्या देशातल्या कोणत्याही पक्षावरती ते आणू शकतात आणि आत्ताच जर का याचा मुकाबला केला गेला नाही तर कदाचित येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदानाच सुरू होऊ शकतो. अब सवाल है, उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग को बर्खास्त करवाना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, 2024 को देश का आखिरी चुनाव बता रहे हैं, देश में अराजकता जैसा माहौल बता रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, ये दुहाई दे रहे हैं. याद कीजिए 2019 चुनाव के बाद से ऐसी ही लाइन करीब करीब हर विपक्षी नेता बोल रहा है. उद्धव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात दोहरा रहे हैं. कह रहे हैं उनको नीतीश कुमार का कॉल आया, ममता बनर्जी ने फोन किया, शरद पवार ने बातचीत की और सभी ने उनकी मांग का समर्थन किया. चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं, चुनाव होना चाहिए. मला शरद पवारांचा तर आलाच होता, ममता बॅनर्जींचा आला होता, नितीश कुमार माझ्याशी बोलतात की जरा माझी चुकामुक झाली, अनेकांचे फोन येत आहेत, मी त्यांच्याशी बोलतोय आणि मला असं वाटतं की हे जे प्रकरण आहे हे प्रकरण आता देशभर पेटेल. कारण आज एका पक्षावरती पाळी आणल्यानंतर उद्या सुद्धा बाकीचे पक्ष याच पद्धतीने ते संपवतील की काय ही भीती नागरिकांच्या मनात आहे. आणि मग देशातली लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर ती लोकशाही 150 वर्षांच्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीनंतर फक्त 75 वर्षच देशात शिल्लक राहिली होती का, असा प्रश्न आपल्याला भावी काळ विचारेल. उद्धव ठाकरे जिनके नाम पर सियासी ढोल बजा रहे हैं, जिनके सहारे अपना गेम प्लान बना रहे हैं, महाराष्ट्र में अपना सियासी किला बचाने की उम्मीद जता रहे हैं, उनका अपना अपना गेम प्लान है, अपने अपने सियासी मंसूबे हैं. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की. नीतीश कुमार विपक्षी खेमे का अगुवा बनना चाह रहे हैं. 2024 में मोदी विरोध का चेहरा बनने का सपना बुन रहे हैं. हालांकि ये भी कह रहे हैं कि वो पीएम की रेस में नहीं है, लेकिन सियासत में कौन कितना सच बोलता है जनता सब जानती है. नीतीश खुद ही कंफ्यूज हैं. कभी कहते हैं पीएम की रेस में नहीं हूं, कभी बोलते हैं राहुल पीएम बने तो हर्ज नहीं, अगले पल तीसरा बयान दे देते हैं कि पहले मोदी के खिलाफ लड़ लेते हैं, जीत गए तो मिल बैठकर तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा. अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की. ममता बनर्जी को राहुल गांधी की दावेदारी पसंद नहीं है. कई बार खुले मंच से ममता बनर्जी राहुल गांधी की दावेदारी को खारिज कर चुकी हैं. ममता खुद को विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा नाम मानती हैं. अब उद्धव के तीसरे खेवनहार शरद पवार की बात कर लेते हैं. शरद पवार यूं तो शिंदे और ठाकरे की इस खींचतान से खुद को बाहर बताते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पवार के सियासी रसूख से फिलहाल अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन पवार इतने गूढ़ राजनीतिक हस्ती हैं, कब कौन सी चाल चल दें बड़े बड़े सियासी पंडित भी कल्पना नहीं कर सकते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे तो इसके पीछे भी शरद पवार की ही राजनीतिक सोच और चाल थी. नीतीश, ममता और शरद पवार की अपनी अपनी सियासत की वजह क्या है सब जानते हैं. इसीलिए तो बीजेपी तंज कस रही है. एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने का हश्र उद्धव ने 2.5 साल में देख लिया. सीधे शिखर से शून्य तक पहुंच गए. अब सवाल उठता है उद्धव ठाकरे के पास गया क्या और बचा क्या. गया तो पार्टी का नाम, बचा तो पिता का सरनेम. गया पार्टी का सिंबल और बचा तो शिवसेना भवन. गए तो पार्टी के सांसद और विधायक और बचा तो मातोश्री आवास. दूसरे शब्दों में कहें तो उद्धव ठाकरे के पास एक उम्मीद और थोड़ी संभावनाओं के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा है. मातोश्री जो अब उद्धव ठाकरे का पारिवारिक निवास है, कहा जाता है इस बंगले का ग्राउंड फ्लोर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए रखा था. दूसरी और तीसरी मंजिल परिवार के लिए बनाई थी. ये जो आज के मुख्यमंत्री है उनको भी शिवसेना ने ही बनाया है, नहीं तो आप कौन थे. हम सभी शिवसेना की ही देन है. अब आप लोग जाकर वहां पार्टी के साथ बेईमानी करके किसी और के साथ बैठ रहे हो तो बैठिए. जब तक आपको बीजेपी चलाएगी चला लेंगी.
चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है मैं उसे न्याय नहीं कहता, ये न्याय नहीं है, निर्णय है। निर्णय आजकल इस देश में चाहे न्यायालय हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, निर्णय कैसे आते हैं, किसके दबाव में आते हैं, ये सबको मालूम है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। इस देश में एक तरफा अपनी मर्जी के मुताबिक निर्णय दिए जाते हैं और इसीलिए देश को बचाने के लिए अब हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये उद्धव ठाकरे जी की भूमिका है। वो ये कह रहे हैं कि कोई फैसला जब उनके पक्ष में आता है तब वो अच्छा लगता है और कोई फैसला अगर गलत आता है तो फिर संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, ये सही नहीं है। देखिए, अगर फैसला होता है तो उसका स्वीकार किया जाए कि ये फैसला है, ये न्याय का एक तराजू है। लेकिन इस प्रकार के गलत फैसले आप पैसे के बल पर लेन देन के व्यवहार से खरीद लिए जाते हैं तो उसे फैसला नहीं कहा जाता। ऐसे फैसले के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आपने इसको लेकर काफी गंभीर आरोप किए हैं, 2000 करोड़ का सौदा इसे बताया है। ये पूरा जो मामला है, अब तक जो खर्चा किया है शिवसेना छीनने के लिए वो 2000 करोड़ का है और ये सबको मालूम है। अगर ये जो लोग हैं ये विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ देते हैं, सांसद खरीदने के लिए 50-50 से ऊपर करोड़ की बात करते हैं, तो ये नाम और सिंबल खरीदने के लिए उनका बजट कितना बड़ा होगा सबको मालूम है। राजनीतिक चिंतक के तौर पर संजय राउत ही एकमात्र व्यक्ति उद्धव ठाकरे के पास बच गए हैं। राजनीतिक जमीन के तौर पर बात करें तो उद्धव जिस पर अपना क्लेम कर सकते हैं वो है उनका विधायक बेटा आदित्य ठाकरे, सांसद, फ्रेंड, फिलोसफर और सामना अखबार। लेकिन यहां भी शर्तें लागू हैं। अगर एकनाथ शिंदे ये भी दावा कर दें कि सामना तो शिवसेना का ही मुखपत्र है, कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं, तो वो भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकता है। महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात को करीब से देखें तो यहाँ के राजनीतिक सिकंदर अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ही जोड़ी नजर आ रही है। लेकिन इनका आगे का गेम प्लान क्या है? उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और निशान छिन जाने के बाद क्या उद्धव के पास की बची खुची चीजों पर अपना दावा ठोकेंगे या फिर कोई नया सियासी प्लान इनका अपना मिला जुला एजेंडा है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। त्यामुळे कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू आणि योग्य रिप्रेझेंटेशन जसं मागच्या काळात शिवसेनेला मिळायचं तसंच रिप्रेझेंटेशन हे शिवसेनेला मिळत नाही। त्यांनी ठरवायचा कोणाचा काय क्रमांक। आम्ही कधी कोणाला शत्रू मानलं, आम्ही वैचारिक विरोधक मानतो, त्यांनी शत्रू मानायचं शत्रू मानावं। महाराष्ट्र में इसी हफ्ते 2 उपचुनाव होने हैं। 26 फरवरी को पुणे के चिंचवड़ और कस्बा पेठ में वोटिंग होगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नाम और निशान मिलने के बाद की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा ये 2 उपचुनाव हैं। 2 मार्च को आने वाले चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे विधानसभा में शिंदे गुट के विधायकों की संख्या और बढ़ेगी या फिर उद्धव ठाकरे को नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।